हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, बहुत सारे पीजीटी एग्जाम्स लाइंड अप है आपका। अभी केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस का टीयर 2 एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। उसके बाद आपके यूपी पीजीटी टीजीटी के एग्जामिनेशंस हैं। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का एग्जामिनेशन भी पास आ रहा है। तो हम आपके लिए एक पीवाई क्यू पावर प्ले सीरीज यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें हम सभी एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टेकअप करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज हमारा एपिसोड 1 है इस सीरीज का। और इस सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले केवीएस पीजीटी कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को हमने स्किप भी किया जो कि अभी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग रेलेवेंट नहीं है या जिनके आंसर्स सही नहीं लग रहे थे। तो यहाँ पे आपको टू द पॉइंट कवरेज मिलेगा, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होने वाली है। तो आइए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड ये सीरीज तभी आगे चलेगा जब आप लोगों का प्यार साथ में बना रहेगा। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, उतना प्यार इसके अंदर जुड़ जाएगा और इससे हमें मोटिवेशन और ज्यादा मिलेगा कि इस सीरीज पे हमें और ज्यादा काम करना है। तो प्यारे दोस्तों, आपकी तरफ से भी प्यार में कोई कमी यहाँ पे नहीं रहनी चाहिए। आइए फटाफट से अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशंस की, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस का एग्जामिनेशन बहुत पास आ चुका है, आप इसका कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। केवल प्रैक्टिस करनी है तो आप इसका डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक अलग से भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, यूपी पीजीटी, एचटेट, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, इन सभी एग्जामिनेशंस के लिए भी हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है। आपको डिटेल्स हमारी ऐप और वेबसाइट पे मिल जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है जी। बैंकिंग रिलेट्स टू गवर्नमेंट सेक्टर, सर्विस सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर या फिर सेकेंडरी सेक्टर। तो बैंकिंग जो है बेसिकली आपकी सर्विसेज रहती हैं और ये सर्विस सेक्टर का ही पार्ट बनेगा। और करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 के अंदर आएगा। मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट हिंड्रेंसेस दे रखी हैं और बता रखे हैं कि कैसे आप इन हिंड्रेंसेस को रिमूव कर सकते हैं। जैसे हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज है, तो हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज को आप कैसे रिमूव करोगे? अगर किसी पर्सन को आपके प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, आप एडवर्टाइजिंग के माध्यम से उसे अपने प्रोडक्ट की नॉलेज जो है वो यहाँ पे दोगे। तो 1 आपका ए से मैच होना चाहिए। रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अब आपने प्रोडक्ट आज बना लिया बट उसकी रिक्वायरमेंट कुछ समय बाद है, तो तब तक के लिए आप उसे वेयर हाउस में रखोगे, तो आप सेकंड को डी से मैच कर सकते हो। रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। आपने सामान बनाया, लेट्स सपोज दिल्ली के अंदर, बट उसकी रिक्वायरमेंट है जयपुर के अंदर, तो आप कैसे भेजोगे उसे? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भेजोगे, तो आप इसे बी से मैच कर सकते हो। रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। तो जो भी आपके रिस्क रहते हैं बिजनेस के अंदर, उसके लिए आप इंश्योरेंस की हेल्प ले सकते हो, तो आप इसे सी से मैच कर सकते हो। और इसीलिए जो मैचिंग हमारी यहाँ पे बनेगी, दैट विल बी एज पर ऑप्शन नंबर 1। द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज। देखो, जो आपके जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होते हैं उसमें कर्ता जो है वो कर्ता धर्ता होते हैं, यानी कि जो एल्डेस्ट मेंबर रहते हैं उनकी काफी भरपूर जिम्मेदारी रहती है जी बिजनेस के अंदर। और उनकी लायबिलिटी को भी यहाँ पे अनलिमिटेड रखा गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज फॉलोड इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाती हैं जी अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए, और जो भी लोग इसके मेंबर बन जाते हैं वो मिलकर इस सोसाइटी को चलाते हैं। और इसके अंदर जो हमें प्रिंसिपल फॉलो किया हुआ दिखता है वो रहता है 1 मैन 1 वोट का, यानी कि हर एक पर्सन के पास एक वोट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो बड़े डेमोक्रेटिक तरीके से इसे चलाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी आर मेंशन्ड इन इट्स। जो भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं वो कंपनी के किस में मेंशन किए जाते हैं, बताइए? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। देखो, कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मेंशन किए जाते हैं उसके मेमोरेंडम के अंदर। मेमोरेंडम के अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट क्लॉज रहता है उसके अंदर कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास जो बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ बिगर फंक्शनल स्कोप। इनमें से किसका स्कोप बड़ा है, किसका दायरा ज्यादा बड़ा है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रेड, कॉमर्स। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बड़ा दायरा रहेगा वो रहेगा कॉमर्स का, क्योंकि कॉमर्स के अंदर ही ये सारी चीजें आएंगी। कॉमर्स के अंदर ही आपका ट्रेड भी आता है और आपके जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, एड्स टू ट्रेड है, वो भी आ जाते हैं, जिसमें आपका बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह ये सब चीजें आएंगी। तो सबसे ज्यादा बड़ा जो दायरा है वो आपका कॉमर्स का है और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का रहेगा।
डायरेक्टर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर इलेक्टेड बाय, देखो जो भी आपके कंपनी के डायरेक्टर्स रहते हैं उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं आपके शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स करेंगे। इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। आई होप आपको पब्लिक कंपनी का मतलब पता है जी। देखो पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसके जो शेयर्स होते हैं दे आर वाइडली हेल्ड, जैसे आपकी रिलायंस है, इन्फोसिस है, दे आर ऑल पब्लिक कंपनी। इनके शेयर्स बहुत सारे लोगों के पास जो है आपको स्कैटर्ड दिखते हैं, हो सकता है आपके पास भी इस कंपनी के शेयर हो। तो आप जो है मिलकर ही इस कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, इलेक्ट करते हैं। हालांकि हो सकता है कि आप पर्सनली ना जाते हो शेयर होल्डर की मीटिंग में, बट आप में से कुछ लोग जाते हैं जिनके पास ज्यादा शेयर होते हैं, वो जाते हैं और ये सब चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। In a government company, what minimum portion of the paid up capital must be held by the government? देखो जो सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी के अंदर मिनिमम कितनी कैपिटल की हिस्सेदारी सरकार के पास होनी चाहिए? देखो मेजॉरिटी हिस्सेदारी सरकार के पास होनी चाहिए। अगर आप ऑप्शंस पे नजर डालेंगे 75, 25, 51 या 50% है। मेजॉरिटी आपकी सरकार के पास होनी चाहिए, तो मेजॉरिटी ओनरशिप के लिए आपको 51% स्टेक चाहिए, और इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे बनेगा। वन मैन्स कंट्रोल इज बेस्ट इन द वर्ल्ड, हु गेव दिस स्टेटमेंट? तो प्यारे दोस्तों ये वाली जो स्टेटमेंट है, दिस हैज बीन गिवन इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप रहते हैं, एक अकेला पर्सन बिजनेस को चलाता है, पूरा उसे कंट्रोल करता है और इसे बेस्ट माना जाता है। ये वाली स्टेटमेंट आपकी दी थी WR बेसेट ने, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास अब सवाल है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला क्या है वो आपसे पूछ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन डेट, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन डेट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन डेट, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन डेट। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो बेसिकली आपको बताती है कि आपका ईबीआईटी कितने टाइम्स है एज कंपेयर टू योर इंटरेस्ट का पेमेंट, और ये वाली चीज हमें देखने को मिल रही है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी कैन बी, देखो जी प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 3 का रहेगा। व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी? एक प्राइवेट कंपनी जो है उसके अंदर जो मेंबर्स की लिमिट रहती है मिनिमम 2 है जी, मैक्सिमम 200 है, ये लिमिट रहती है। तो मिनिमम 2 है, इसीलिए आपका जो आंसर यहां पे बनेगा ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। Which of the following is the oldest form of organizing public sector enterprises? तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बेसिकली सरकारी एंटरप्राइजेस हैं जी, और इनको ऑर्गेनाइज करने का सबसे पुराना तरीका कौन सा है आपसे पूछ रहे हैं। स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, गवर्नमेंट कंपनी या फिर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग? देखो जी सबसे पुरानी ओल्डेस्ट और ट्रेडिशनल फॉर्म पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को ऑर्गेनाइज करने की हमारे पास है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जिसमें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को आप डिपार्टमेंट के एक गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की तरह चलाते हो, जैसे आप रेलवेज देखने को आपको मिलता है, पोस्टल डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलता है, तो इस तरीके से चलाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो है हमें देखने को मिलेगा। प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है मैच द फॉलोइंग का। दो लिस्ट हमें यहाँ पे दे रखी है, एक तरफ हमारे पास है जी नेम्स ऑफ द बैंक्स, और दूसरी तरफ हमारे पास है उनके ईयर ऑफ द इंसेप्शन। तो अगर हम बात करें हमारे आईसीआईसीआई बैंक की, तो आईसीआईसीआई बैंक हमारा 1994 के अंदर बना था, तो आप 1 को डी के साथ मैच कर सकते हैं। एक्सिस बैंक की बात करें तो पहले यूटीआई होता था, बट 2007 के अंदर ये एक्सिस बैंक बन गया, तो इसे सी से मैच कर लेंगे। पंजाब नेशनल बैंक काफी पुराना है और 1890 से आप इसे लिंक कर सकते हैं, 1894 से मैच हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा 1955 के अंदर बना, और करेक्ट मैचिंग हमारी जो यहाँ पे बन रही है वो ऑप्शन नंबर 4 की यहाँ पे बन रही है। सो ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए तो यहाँ पे हमारे सामने अब सवाल है जी, द प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन डज नॉट अप्लाई टू। तो सबरोगेशन का प्रिंसिपल जो है कौन सी इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं करेगा? लाइफ इंश्योरेंस, मैरिन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस या फिर जनरल इंश्योरेंस?
तो अगर हम सब्रोगेशन प्रिंसिपल की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस का प्रिंसिपल है जो बेसिकली बताते हैं जी कि इंश्योरेंस कंपनी ने एक बार आपके डैमेजेस की भरपाई कर दी तो इंश्योरेंस कंपनी जो है यहाँ पे आपकी जगह आ जाती है, आपके जूतों में स्टेप इन कर जाती है और वो डैमेज को लेकर अगर किसी के अगेंस्ट कोई एक्शन वगैरह लेना है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है यहाँ पे ले सकती है। किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई डैमेज के लिए क्लेम डालना है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपकी पोजीशन ले लेगी और ऐसा माना जाएगा कि नुकसान इंश्योरेंस कंपनी का हुआ। लाइफ इंश्योरेंस में ये अप्लाई नहीं होता, बाकी सभी केसेस में अप्लाई करेगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। डिविडेंड इज यूजुअली पेड ऑन इशूड कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल या फिर ऑथराइज्ड कैपिटल। प्यारे दोस्तों, जो डिविडेंड की पेमेंट की जाती है ना वो पेड अप कैपिटल के ऊपर की जाती है। जितना कैपिटल हमें मिला हुआ है, जितना हमारे पास पेमेंट आया हुआ है उसी के ऊपर ही डिविडेंड हम पे करते हैं। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। Which of the following is not included in general insurance? जनरल इंश्योरेंस में क्या नहीं आएगा? फायर इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस, फिडेलिटी इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस जो है ना ये जनरल इंश्योरेंस के अंदर नहीं आती है। बाकी जो भी आपकी इंश्योरेंसेज हैं कोई भी किसी भी नेचर की है वो सभी आपकी जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में आ जाएंगी। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 लाइफ इंश्योरेंस का बनेगा। द वर्ल्ड बैंक स्टार्टेड इट्स ऑपरेशंस इन, तो वर्ल्ड बैंक ने जो अपना काम है वो कब शुरू किया था? देखो जी, वैसे तो वर्ल्ड बैंक आईएमएफ की स्थापना ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 के अंदर हुई थी, वहीं से हो गई थी। बट जो वर्ल्ड बैंक ने अपना काम शुरू किया उसको शुरू करने में 2 साल लग गए जी। 1946 के अंदर जो है वो असल में काम शुरू हुआ और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। हु आर द प्राइमरी रिस्क बियरर्स ऑफ द कंपनी, तो एक कंपनी के अंदर प्राइमरी रिस्क किन का रहता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स या फिर डिबेंचर होल्डर्स। तो एक कंपनी के अंदर जो मेन रिस्क रहता है, प्राइमरी जो रिस्क रहता है वो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स का रहता है जी। इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड जो है वो फिक्स्ड नहीं रहता, अगर प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, अदरवाइज तो इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का रहेगा। विच सोर्स ऑफ फाइनेंस प्रोवाइड्स बेनिफिट इन टैक्स, कौन से आपको फाइनेंस के सोर्स से टैक्स बेनिफिट मिल जाता है? डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, इक्विटी शेयर। तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो सकते हैं जी। और यहाँ पे अगर आप डिबेंचर्स का इस्तेमाल करते हैं, डिबेंचर्स आर बेसिकली लोन, इस पे आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ती है और ये जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं डिबेंचर्स के ऊपर, इस पे आपको इनकम टैक्स में रिडक्शन मिल जाती है। दिस इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल एंड फॉर दैट रीजन डिबेंचर्स में आपको टैक्स बेनिफिट देखने को मिलता है, प्रेफरेंस, रिटेन्ड अर्निंग और इक्विटी में देखने को नहीं मिलता। इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। Which of the following account will invariably have a debit balance? इनमें से कौन से अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस ही आपको देखने को मिलेगा? अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर। देखो, जो आपके अकाउंट्स रिसीवेबल हैं ये बेसिकली आपके डेटर होते हैं और डेटर्स का हमेशा डेबिट बैलेंस ही रहता है। अकाउंट पेबल क्रेडिट बैलेंस होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट में जा सकता है, पार्टनर के अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस होगा और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। प्रीपेड रेंट इज अ पर्सनल अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, रियल अकाउंट या फिर नॉमिनल अकाउंट। देखो, अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो 3 तरीके के होते हैं जी, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट आपके खर्चों से, एक्सपेंसेस से, गेन्स से जुड़े होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। रियल अकाउंट आपके एसेट्स और लायबिलिटीज से मेनली जुड़े रहते हैं। पर्सनल अकाउंट फर्दर 3 तरीके के होते हैं जी, लोगों से जुड़े होते हैं, नेचुरल लोगों से जुड़े हैं, आर्टिफिशियल लोगों से जुड़े हैं या फिर किसी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो भी आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस रहते हैं, ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि कुछ लोगों के प्रति हमारी एक्सपेंसेस की जिम्मेदारी खड़ी है या कुछ लोगों को हमने एक्सेस में पेमेंट जो है वो कर दी है। सो ये वाले जो खाते हैं इनको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। ट्रेड क्रेडिट इज प्रोवाइडेड बाय, देखो जी, जो आप नॉर्मल ट्रेड कर रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, उसमें आपको कुछ क्रेडिट की आवश्यकता पड़ती है। ये जो ट्रेड क्रेडिट है ये आपको मिलता है आपके सप्लायर से। ये वो क्रेडिट है जो एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को देता है। आपने सामान खरीदा,
पीछे सप्लायर से, वो सप्लायर ने आपको कुछ समय दे दिया कि जनाब 10 दिन 20 दिन 30 दिन बाद पेमेंट आप कर देना, इसे ही ट्रेड क्रेडिट बोला जाता है। तो इट इज प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का रहेगा। द ईयर इन विच यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया स्टार्टेड ऑपरेटिंग इज। तो आपका जो यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, उसने अपना काम कब शुरू किया, ये आपसे पूछा जा रहा है जी। देखो जी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है, इसे 1963 में स्टेब्लिश किया गया था, आपके एक पार्लियामेंट के एक्ट के अंदर एक स्पेशल एक्ट इसके लिए पास किया गया था। एंड ये जो है बनाया गया था लोगों में सेविंग्स की हैबिट को कहीं ना कहीं प्रमोट करने के लिए। म्यूचुअल फंड्स की बेसिकली शुरुआत जो है आप कह सकते हैं यहां से कहीं ना कहीं हुई थी। इसने अपनी जो पहली स्कीम लॉन्च करी थी, जो अपना काम शुरू किया था, वो 1964 में किया था। इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का रहेगा। डिविडेंड पेड बाय अ फाइनेंस कंपनी इज कैटेगराइज्ड एज वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी या फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ध्यान आपको यह रखना है कि डिविडेंड पेड इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चाहे फाइनेंस कंपनी पे करे, चाहे नॉन फाइनेंस कंपनी पे करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिविडेंड पेड इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। Which of the following transaction will not result into flow of cash? इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन से कैश का फ्लो नहीं होगा? रिडम्पशन ऑफ 8% डिबेंचर्स, इससे तो कैश की पेमेंट होगी। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख के, इससे भी कैश की जो इनफ्लो है वो यहां पे होगी। सेल ऑफ प्लांट, इससे भी कैश का इनफ्लो होगा। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो आपने कैश को बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ये कैश फ्लो नहीं है, क्योंकि ये कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के बीच में ही यहां पे आप ट्रांजैक्शन जो है वो कर रहे हो। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट इट इज डन इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। दिस डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट वाज गिवन बाय। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशंस काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं, स्पेशली जो आपके पॉपुलर ऑथर्स ने दे रखी हैं। यहाँ पे जो डेफिनेशन दे रखी है, दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। टाइम स्टडी वाज कैरिड आउट बाय। टाइम स्टडी का जो फंडा है वो किसने आपका टेक्निक जो है किसने आपका इंट्रोड्यूस किया था, ये बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है जी। फ्योल, मैस्लो, टेलर या फिर हर्सबर्ग। देखो, टाइम स्टडी जो है बेसिकली एक साइंटिफिक टेक्निक है, जिसमें आप स्टडी करते हैं कि एक काम को करने में कितना टाइम आपका लगना चाहिए, जिस हिसाब से आप स्टैंडर्ड टाइम जो है फिर किसी भी काम को करने का सेट कर सकते हैं। एंड ये जो टाइम स्टडी का टेक्निक है, साइंटिफिक टेक्निक, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं आपके टेलर से जुड़ी हुई हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 का ही रहेगा। Who among the following has not given motivation theory? इनमें से किसने मोटिवेशन के लिए कोई थ्योरी नहीं दिया, ये आपसे पूछा जा रहा है जी। तो ऑप्शन हमारे पास है मैस्लो, हर्सबर्ग, मैकग्रेगर और फ्योल। तो मैस्लो ने दिया है, मैकग्रेगर ने दिया है, हर्सबर्ग ने दिया है, फ्योल ने नहीं दिया मोटिवेशन का थ्योरी, और इसीलिए करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बन जाएगा। मैनेजमेंट इज आर्ट, साइंस, बोथ आर्ट एंड साइंस, नाइदर आर्ट नॉट साइंस। देखो, हमारी जो मैनेजमेंट रहती है, मैनेजमेंट को आर्ट और साइंस दोनों बोला जाता है। मैनेजमेंट एक कला भी है और एक साइंस भी है, जिसमें कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हमें देखने को मिलते हैं, कुछ रूल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। दोनों की खूबियां रहती हैं इसके अंदर, और इसीलिए आंसर यहां पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। कोऑर्डिनेशन इज, कोऑर्डिनेशन क्या है जी? मेरिट ऑफ मैनेजमेंट, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। देखो जी, जो आपका कोऑर्डिनेशन है उसे सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो नहीं माना जाता। माना जाता है कि सभी फंक्शंस के साथ कोऑर्डिनेशन जुड़ा हुआ है, सभी फंक्शंस के अंदर कोऑर्डिनेशन होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोगों के अंदर कोऑर्डिनेशन होगा, तभी आप अपने गोल्स को कहीं ना कहीं अचीव कर सकते हो। तो एज इट इज एसेंशियल फॉर एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसे एसेंस ऑफ मैनेजमेंट जो है यहाँ पे बोला जाता है, और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 का रहेगा। A network of social relationship that arise spontaneously due to interaction at work is known as। तो आपके वो सोशल रिलेशन जो एकदम से बन जाते हैं, आप किसी से काम पे बातचीत करते हैं और उससे एक सोशल रिलेशन आपका बन जाता है, इसे क्या नाम दिया जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फिर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो प्यारे दोस्तों, इसे यहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जाता है, और इसीलिए करेक्ट आंसर जो बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा।
Which element of business environment is shaped by beliefs and customs of citizens of a country? ऑप्शन है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट या फिर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो लोगों के जो बिलीव्स हैं और जो कस्टम्स है, ट्रेडिशंस हैं किसी भी कंट्री के, ये बेसिकली उस सोसाइटी से जुड़े होंगे। तो सोसाइटी बेसिकली आपका सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट बनेगी और ये जो है आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है बनेगा। ग्लोबलाइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच फैक्टर ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल या फिर सोशल? हालांकि ग्लोबलाइजेशन का स्कोप बहुत बड़ा है, बट फिर भी हम जब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसमें बात होती है आपकी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन आपसे कहते हैं कि आज की डेट में पूरा विश्व जो है वो इकट्ठा हो चुका है, एक साथ जुड़ रहा है, और करेक्ट आंसर यहां पे आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का बनेगा। Which among the following is not a management thinker? मैनेजमेंट थिंकर इनमें से कौन से नहीं है? एफ डब्ल्यू टेलर, हेनरी फ्योल, ओलिवर शेल्डन और कार्ल मार्क्स। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे टेलर, फ्योल का नाम तो आपने सुना होगा, शायद शेल्डन और मार्क्स में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैं बता दूं, आपके जो कार्ल मार्क्स हैं ये पॉलिटिकल फिलोसोफर है, ना कि मैनेजमेंट थिंकर, और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट? वेबर, मायो, टेलर या फ्योल? देखो, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट बोला जाता है आपके हेनरी फ्योल को। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट को लेकर इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी हमें दिए हैं। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। मैनेजरियल ग्रिड एज अ परफॉर्मेंस इवेल्युएशन टूल वाज डिवाइस्ड बाय? देखो जी, मैनेजरियल ग्रिड की अगर हम बात करें तो एक लीडरशिप मॉडल है जी। इस मॉडल के अंदर आपको पता चलता है कि आपके जो मैनेजर हैं उनका इंफोसिस किस पे है। लोगों पे ज्यादा इंफोसिस है, प्रोडक्शन पे ज्यादा इंफोसिस है। इसके बेसिस पे हमें यहाँ पे 5 लीडरशिप स्टाइल्स भी देखने को मिल जाते हैं। ये जो मैनेजरियल ग्रिड है, इस टूल को डिवाइस किया था ब्लेक एंड मॉर्टन ने। रॉबर्ट ब्लेक और जेन मॉर्टन ने इसको डिवाइस किया था, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का रहेगा। Gangplank is related with which principle of management? ऑर्डर, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन या फिर यूनिटी ऑफ कमांड? देखो जी, जब हम बात करते हैं फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, उसमें प्रिंसिपल आता है एक स्केलर चेन का। स्केलर चेन कहते हैं कि आपका जो सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देगा, एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड आप फॉलो करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये प्रॉपर चेन ऑफ कमांड जब हम फॉलो करते हैं तो इसमें कम्युनिकेशन में कई बार बहुत लंबा समय लग जाता है। तो इसीलिए दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए जो सेम डिपार्टमेंट पे काम कर रहे हैं, कई बार हम डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर लेते हैं, और इसे यहाँ पे गैंग प्लैंक का नाम दे दिया जाता है। और इसीलिए ये जो स्केलर चेन का प्रिंसिपल है, इससे जुड़ा हुआ ये कंसेप्ट आपका गैंग प्लैंक का। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। Management should find one best way to perform a task. The statement is related with which technique of scientific management? तो टेलर ने हमें अलग अलग साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक्स के बारे में बताया। अब आपको बतानी है जी कौन सी टेक्निक ये कहेगी कि किसी भी काम करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, आपको वो तरीका फॉलो करना चाहिए उस काम को करने के लिए। मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, फटीग स्टडी या फिर टाइम स्टडी? तो क्लियरली आंसर यहाँ पे हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा जी मेथड स्टडी का। मेथड स्टडी आपको बताएगी कि आपको किसी भी काम को करने का बेस्ट तरीका जो है वो ढूंढ लेना चाहिए। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स वाज प्रोपाउंडेड बाय? तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसे MBO भी बोला जाता है। ये वाला जो कंसेप्ट है, इट हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय मैनेजमेंट गुरु पीटर एफ ड्रकर। 1954 में इनकी किताब थी प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, इसके अंदर ये जो कंसेप्ट है कहीं ना कहीं शुरू किया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज अ प्रोसेस बिकॉज? मैनेजमेंट को एक प्रोसेस क्यों बोला जाता है? मैनेजमेंट को प्रोसेस क्यों बोला जाता है बताइए? इट इज रेलिवेंट फॉर सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ फंक्शंस, इट इज अप्लाइड टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो मैनेजमेंट के अंदर एक सीरीज ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, एक सीरीज ऑफ फंक्शंस यहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज अ प्रोसेस, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 का रहेगा। Which of the following management functions are closely related? इनमें से कौन से मैनेजमेंट फंक्शंस आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं?
प्लानिंग एंड स्टाफिंग, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। देखो जी, जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग है उनका आपस में काफी गहरा संबंध है, क्योंकि आप जो प्लान बनाते हैं कंट्रोलिंग के समय उन्हीं प्लान्स के अगेंस्ट अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं, और कंट्रोलिंग के अंदर जो आपकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है उसके बेसिस पे आप करेक्टिव एक्शन लेते हैं, अगले प्लान्स बनाते हैं। तो दोनों काफी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है, और करेक्ट आंसर इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 का रहेगा। चलिए अगला सवाल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल्सो नोन एज। जो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं, यानी कि ऐसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसमें काफी ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व रहेगा, काफी लंबे समय के लिए इन्वॉल्व रहेगा, ऐसे डिसीजन को क्या बोला जाएगा? कैपिटल बजटिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, या फिर कैश मैनेजमेंट डिसीजन। तो ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो रहते हैं जी, इनको कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो है बोला जाता है। ये काफी ज्यादा क्रूशियल रहते हैं बिकॉज दे आर इरिवर्सिबल। अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया उसे पलटा नहीं जा सकता। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टेक्निक इज यूज्ड फॉर। आईआरआर जो आपकी टेक्निक है, कहां यूज करेंगे? वर्किंग कैपिटल डिसीजन, वेंचर कैपिटल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, या फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजन। देखो, जो आईआरआर का टेक्निक है इसको आप कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में इस्तेमाल करते हो। कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेने के लिए आपके पास अलग अलग टेक्निक्स रहते हैं। कुछ आपके ऐसे टेक्निक्स रहते हैं जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं, कुछ नहीं करते। जो टेक्निक्स आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं उन्हीं में बात होती है आपकी एनपीवी की भी, आईआरआर की भी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की भी, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड की भी। तो ये जो है ना आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। आईआरआर वो रेट रहता है यहां पे एनपीवी 0 हो जाता है। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज इज नोन एज। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, सिंपल सी बात है, आपसे पूछ रहे हैं और इसका आंसर देना तो बहुत ही आसान है जी। इसका आंसर आपका बनेगा नेट वर्किंग कैपिटल। देखो, एक आपको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल देखने को मिल रहा है, एक नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का सिंपली मतलब है आपके करंट एसेट्स, नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। इनफ वर्किंग कैपिटल इज एन इंडिकेटर ऑफ विच क्वालिटी ऑफ द बिजनेस। अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल अच्छा खासा रहता है तो आपके बिजनेस की कौन सी क्वालिटी यहां पे झलकती है? वीकनेस, ग्रोथ, स्ट्रेंथ, या फिर लिक्विडिटी। तो प्यारे दोस्तों, वर्किंग कैपिटल के अंदर बेसिकली आपके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आते हैं विच आर अ मेजर ऑफ लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। तो इसीलिए ये आपकी लिक्विडिटी को दर्शाएगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। कमर्शियल बिल्स मार्केट इज अ पार्ट ऑफ। देखो जी, हमारी जो कमर्शियल बिल्स मार्केट होती है इसको किसका पार्ट मानेंगे? ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट, या फिर अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। तो जब भी हम फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करते हैं ना, उसके अंदर एक आती है आपकी मनी मार्केट और एक आती है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स की मार्केट है। कैपिटल मार्केट आपकी जो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स है उनकी मार्केट है। इसमें आपकी स्टॉक मार्केट भी आ जाती है। मनी मार्केट के दो सेगमेंट्स हैं जी, एक ऑर्गेनाइज्ड है और एक अनऑर्गेनाइज्ड है। अगर हम अनऑर्गेनाइज की बात करें तो इसमें बेसिकली आपके जो लोकल इंडिजिनियस मनी लेंडर्स हैं वो आएंगे। ऑर्गेनाइज्ड के अंदर जो आपके ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस इशू कर रहे हैं वो आ जाते हैं। कमर्शियल बिल्स मार्केट जो है इट इज अगेन एन इंस्ट्रूमेंट इन ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, और इसीलिए करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट इनमें से कौन सा नहीं है? देखो, मनी मार्केट आपकी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स की मार्केट है। यहाँ पे आपका जो टेन्योर रहता है यूजुअली लेस देन 1 ईयर का रहता है। इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज्यादा लिक्विड यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, या फिर इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर जो है ना, दे आर अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट एंड नॉट मनी मार्केट। बाकी आपके सभी मनी मार्केट का पार्ट बनेंगे, और इसीलिए करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। Which is true about reserve capital? It is to be called at the time of winding up of the company. It is a part of called up capital. A charge can be created against it. It is to be called for expansion of the business. देखो, अगर हम बात करें रिजर्व कैपिटल की, so it is that portion of the capital which has been reserved by you and it is only going to be called up at the time of winding up of the company या liquidation of the company. So correct answer यहाँ पे option number 1 का बनेगा। A company is an artificial person
created by law having separate entity with perpetual succession and common seal. This statement was given by जस्टिस जेम्स, लॉर्ड लिंडले, लॉर्ड केन्स या फिर एलएच हेने। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको याद है तो आंसर हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। फिलहाल इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं जी, इसका आंसर है प्रोफेसर एलएच हेने। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया इज, हमारे एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज जानते हैं कौन सी है? बताइए, बीजिंग, शंघाई, बॉम्बे या फिर टोक्यो? तो सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज एशिया की है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये आपकी बनी थी 1875 के अंदर, इसीलिए काफी पुरानी एक्सचेंज है। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। A and B share profits and losses in the ratio of 4:3. They admit C for 1/8 share in the profits. The new profit sharing ratio of A, B and C will be. तो पहले ए और बी का जो रेशियो था 4:3 था, अभी सी को 1/8 इन्होंने दे दिया। अब सी के पास 1/8 चला गया, तो बचा कितना? बचा आपके पास 7/8। इसे ए और बी कैसे शेयर करेंगे? अपनी पुरानी रेशियो में शेयर करेंगे 4:3। तो जो 7/8 है, इसका 4/7 जो है वो ए ले लेगा, और 7/8 का 3/7 बी ले लेगा। तो अगर प्यारे दोस्तों इससे आप अगर निकालोगे तो ए का 4/8 हो गया, बी का 3/8 हो गया, सी का 1/8 ऑलरेडी हमें पता है। तो रेशियो यहाँ पे 4:3:1 का बनेगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का हो जाएगा। वर्कर्स लर्न देयर वर्क ऑन द इक्विपमेंट बट द ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल प्लेस ऑफ वर्क, विच मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज एक्सप्लेन्ड हियर। देखो जी, वर्कर्स को आपका जो इक्विपमेंट है वो मिलता है, बट एक्चुअल वर्क प्लेस पे उनको इक्विपमेंट नहीं देते। एक अलग से हमने ट्रेनिंग के लिए जगह बना रखी है, वहां पे वर्कर्स को प्रॉपर इक्विपमेंट दिए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है। कौन सी ट्रेनिंग है ये? अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग या फिर कोचिंग? तो ये जो ट्रेनिंग प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपको बताई जा रही है, दिस इज बेसिकली रेफर टू एज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि एम्प्लॉइज को एक्चुअल वर्क प्लेस पे अगर इक्विपमेंट पकड़ा देंगे, हो सकता है कोई काम में गड़बड़ कर दें, इसीलिए उनको अलग से एक हमने वर्क प्लेस बनाया होता है, एक अलग से स्पेस बनाया होता है जहां पे ट्रेनिंग कंडक्ट कराते हैं। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर ये आएगा, और यहीं पे आपको एक्चुअल में इक्विपमेंट्स पे काम करने का मौका भी मिल जाएगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। इंडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉइज इज ऑल्सो नोन एज, तो नए एम्प्लॉइज जब ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं इसको इंडक्शन बोला जाता है। और क्या बोलते हैं इसे? इंसेंटिव, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट या फिर इंट्रोडक्शन। देखो, इंडक्शन जब भी हम करते हैं, इंडक्शन का मतलब होता है एम्प्लॉइज को इंट्रोड्यूस करवाना ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो इसको आप इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। प्लेसमेंट नहीं है, प्लेसमेंट के अंदर तो हम एम्प्लॉइज जो हैं उनको उनकी रिस्पेक्टिव जॉब पे, रिस्पेक्टिव पोजीशन पे प्लेस करते हैं। इंडक्शन के अंदर हम एम्प्लॉइज को अवेयर कराते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उनके साथ काम करने वाले लोगों के साथ, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? Selling and marketing are same. Marketing is a part of selling. Selling is a part of marketing. There is no relation between selling and marketing. तो प्यारे दोस्तों, सेलिंग और मार्केटिंग सेम तो नहीं है। मार्केटिंग का जो दायरा है, स्कोप है, काफी बड़ा है। सेलिंग इसका एक छोटा सा पार्ट जो है यहाँ पे बन जाता है, और इसीलिए करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें, सो दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। Which one of the following is not a part of marketing mix? मार्केटिंग मिक्स का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? देखो, मार्केटिंग मिक्स की जब हम बात करते हैं ना, तो बेसिकली 4 P's आ जाते हैं यहाँ पर। प्रोडक्ट, वर्कशॉप, प्राइस, प्लेस। देखो, वर्कशॉप तो 4 P's में वैसे भी नहीं आएगा। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्रमोशन है चौथा पी जो यहाँ पे रह गया। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। Which of the following is not a standardization mark for quality assurance? तो क्वालिटी अश्योरेंस को लेकर हमारे पास कुछ स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स अवेलेबल रहते हैं जी। इनमें से कौन सा स्टैंडर्डाइजेशन मार्क नहीं है क्वालिटी अश्योरेंस को लेकर, वो आपसे पूछा जा रहा है। इको मार्क, एग मार्क, ट्रेड मार्क, हॉल मार्क। तो इनमें से प्यारे दोस्तों, हमारा जो इको मार्क है वो तो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पे लगता है। एग मार्क जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए मार्क है। हॉलमार्क जो है ये गोल्ड के ऊपर या प्रीशियस मेटल्स के ऊपर लगाया जाता है जी। बट ट्रेडमार्क जो है ना, ये कोई क्वालिटी एश्योरेंस का मार्क नहीं है। ट्रेडमार्क तो बेसिकली कोई भी ब्रांड अपने आप को रजिस्टर करवा के ट्रेडमार्क ले सकता है।
Correct answer is going to be option number 3. The agreement of partnership must be oral, must be written on stamp paper, can be oral or written. देखो जी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है उसको लेकर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि राइटिंग में स्टाम्प पेपर पे होना चाहिए, ओरल भी हो सकता है. सो इट कैन बी बोथ ओरल और रिटन, बट इट इज प्रेफर्ड कि राइटिंग में होना चाहिए. Income and expenditure account is prepared by a not for profit organization on receipt basis, accrual basis, cash basis, accrual कम cash basis. देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ना, ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही बनाया जाता है, बट इसे सिंपल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है. ये वाला अकाउंट भी एक्रूअल बेसिस पे ही तैयार होता है, जैसे P&L अकाउंट होता है. और इसीलिए करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 का यहां पे रहेगा. Full Singh's capital on 1st April 2021 was rupees 90,000. Information regarding 21-22 is as under. आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, ड्राइंग्स दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है. आपको फूल सिंह की कैपिटल निकालनी है 31 मार्च 2022 को. ओपनिंग कैपिटल आपको दे दी, क्लोजिंग निकालनी है. ओपनिंग कैपिटल 90,000 की है, इसमें ये सारी एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसमें से कम होगा, कैपिटल को कम करेगा. आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैपिटल में ऐड होगा, बढ़ाएगा. ड्राइंग्स आपके कैपिटल में से कम होंगे, प्रॉफिट आपके कैपिटल में ऐड होगा. ये एडजस्टमेंट्स करने के बाद अगर आप निकालेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 86,000 आपका यहां पे निकल कर आएगा जी. और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास जो यहां पे बनने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3. नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज propounded by. तो हमारी जो नीड हायरार्की थ्योरी मोटिवेशन की है वो किसने दी है, ये आपसे पूछा जा रहा है. पीटर ड्रकर, अब्राहम मास्लो, फ्रेडरिक हर्सबर्ग या फिर डब्ल्यू.जी. स्कॉट. देखो, नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आपको आपकी नीड्स की हायरार्की बताती है, पिरामिड की फॉर्म में बताती है कि सबसे नीचे आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स आएंगी, फिर सिक्योरिटी आएंगी, फिर सोशल आएंगी, फिर स्टीम आएंगी, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आएंगी. और ये थ्योरी तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, कौन नहीं जानता इसके बारे में. मैस्लो ने ये थ्योरी हमें दी है. Correct answer is going to be option number 2. The sender converts the message into communication symbols by. आपका जो सेंडर है वो मैसेज जो है उसने जो देना है उसको कुछ सिंबल्स में कन्वर्ट कर देता है. तो इसे क्या बोला जाएगा? इसे बिल्कुल सीधा सीधा बोला जाएगा एनकोडिंग, कि सेंडर ने अपने मैसेज को एनकोड कर दिया, कोड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. अब ये कोड जाएगा रिसीवर के पास और रिसीवर इस कोड को करेगा डी कोड और उसकी बात समझ जाएगा. तो जैसे आप अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को मैसेज भेज रहे हैं, आई लव यू कहना चाह रहे हैं, बट डायरेक्टली नहीं कहना चाह रहे, सिंबल्स की फॉर्म में कहना चाह रहे हैं, तो आप अपने मैसेज को इनकोड करके भेजते हैं और आपके जो पार्टनर है वो उस मैसेज को रिसीव करते हैं, डी कोड करते हैं. तो ये जो है प्रोसेस यहाँ पे इस तरीके से चलता है. करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1, एनकोडिंग. ग्रेप वाइन इज एसोसिएटेड विद. तो ग्रेप वाइन जो है वो किससे एसोसिएटेड है, ये टर्म किससे जुड़ा हुआ है? वर्टिकल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन या फिर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. तो ग्रेप वाइन की अगर हम यहां पे बात करते हैं जी, तो ग्रेप वाइन इज बेसिकली अ टर्म विच इज यूज्ड फॉर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. तो इनफॉर्मल के अंदर कोई रूल्स रेगुलेशंस आपके नहीं रहते हैं. और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो है यहां पे रहेगा. स्टेटस कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन को लेकर बहुत सारे बैरियर्स हमें देखने को मिलते हैं, रुकावटें देखने को मिलती हैं. स्टेटस इज ऑल्सो वन ऑफ द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन. तो अगर आपको डर लगता है किसी बड़े स्टेटस के पर्सन के साथ कम्युनिकेट करने में, या फिर एक बड़े स्टेटस का पर्सन हिचकता है किसी छोटे स्टेटस के पर्सन के साथ कम्युनिकेट करने में, तो एक बैरियर अराइज हो जाता है. कौन सा बैरियर है? पर्सनल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर या फिर साइकोलॉजिकल बैरियर. तो ऐसे बैरियर को प्यारे दोस्तों यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के दायरे में लिया जाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं, जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जो अलग अलग लोगों को स्टेटस मिले हुए हैं, उस वजह से अगर लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. साइकोलॉजिकल बैरियर की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली आपके माइंड से जुड़ा होता है, स्टेट ऑफ माइंड से जुड़ा होता है. सिमेंटिक बैरियर आपकी लैंग्वेज से जुड़ा होता है जी. और इसके अलावा आपका यहाँ पे बचता है एक पर्सनल बैरियर. पर्सनल बैरियर आपकी जो पर्सनल सोच है, पर्सनल आपकी जो थिंकिंग है, उससे कहीं ना कहीं आप जोड़ सकते हैं. करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2.
गिवन इंफॉर्मेशन, आपको सेल्स दे रखी है, रिटर्न इनवर्ड दे रखी है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, आपको स्टॉक टर्नओवर रेशो यहां पे कंप्यूट करनी है जी। तो देखो सेल्स में से सेल्स रिटर्न आप निकालोगे तो आपकी नेट सेल्स आपको पता लग गई कितने की, 4 लाख की है। ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख का है तो सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दोगे, दिस वुड गिव यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अभी आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए और इसे डिवाइड करना है एवरेज स्टॉक से। ये दो चीजें आपको चाहिए रहती हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो पता लग गया, अब एवरेज स्टॉक चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 है और बताया कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना हो गया, 80,000 का होगा। तो ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज निकालो जी, 120 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 1 लाख निकल कर आएगा। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, ये आपका स्टॉक टर्नओवर रेशो है, यानी कि 3 टाइम्स आपका निकल कर आएगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। Which of the following is the correct meaning of span of control? Every subordinate has one superior. An organization consists of various departments. Authority of each employee is clearly defined. Management can supervise only a limited number of subordinates. तो span of control का मतलब है कि एक मैनेजर जो है कितने सबॉर्डिनेट्स को हैंडल कर सकता है, मैनेज कर सकता है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि मैनेजर कैन सुपरवाइज ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स। एक मैनेजर 4 लोग, 8 लोग, 10 लोग, एक लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों को ही मैनेज कर सकता है। जितने लोगों को मैनेज कर पा रहा है, दैट इज रेफर्ड टू एज हिज स्पैन ऑफ कंट्रोल। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू मैनेजमेंट इज गिवन बाय पीटर ड्रकर, हेनरी फ्योल, एल्टन मायो या फिर एफडब्ल्यू टेलर। तो देखो जी, ह्यूमन रिलेशंस की जब बात होती है तो नाम आता है जी एल्टन मायो का। इन्होंने हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे जिसमें बेसिकली ह्यूमन रिलेशन एलिमेंट जो है वर्क प्लेस के अंदर, उसका पता हमें चला था। करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई ऑफ द मोटिवेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय। देखो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई ना बिल्कुल ऑपोजिट थ्योरीज हैं जी। थ्योरी एक्स आपकी कहती है कि लोगों को काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, और मैनेजर्स जो ऐसी थ्योरी को फॉलो करते हैं वो अपने वर्कर्स के साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहते हैं। बट थ्योरी वाई आपको कहती है कि लोग खुद से काम करना चाहते हैं, दे आर सेल्फ मोटिवेटेड, और मैनेजर्स अगर ऐसी थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं तो वो इंप्लॉइज को फ्रीडम देते हैं कि हाँ वो अपने डिसीजन खुद से ले सकते हैं। जो थ्योरीज है इनको प्रपाउंड किया था डगलस मैकग्रेगर ने, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 का रहेगा। Which of the following is not a feature of quality circle? तो क्वालिटी सर्कल बेसिकली एक जापानीज कंसेप्ट है। इसके अंदर कुछ लोग, कुछ इंडिविजुअल्स मिलते हैं जी और डिस्कस करते हैं वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, रेगुलर बेसिस पे उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शंस है लार्ज साइज, रेगुलर मीटिंग, क्वालिटी फोकस्ड, वॉलंटरी ग्रुप्स। जो क्वालिटी सर्कल्स रहते हैं ना, उसमें जो लोगों का जो स्ट्रेंथ है, जो आपका नंबर ऑफ पीपल है, वो लिमिटेड ही रहते हैं, बहुत बड़ा साइज इसका नहीं रहता है। सो लार्ज साइज इज नॉट अ फीचर ऑफ क्वालिटी सर्कल। बाकी मीटिंग रेगुलर होंगी, क्वालिटी को लेकर फोकस रहेगा, दे आर वॉलंटरी ग्रुप्स। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। Which of the following day is observed as World Consumer Rights Day? तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब आता है, ये आपसे पूछ रहे हैं जी। तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को आता है जी हर साल। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। Which of the following instrument is used for interbank transactions for short-term finance repayable on demand with a maturity period of 1 day to 15 days? कमर्शियल पेपर, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, कॉल मनी या फिर ट्रेजरी बिल। तो प्यारे दोस्तों, हमारे जो बैंक्स की शॉर्ट टर्म मनी की रिक्वायरमेंट है 1 से 14 दिन की, ये वाली जो रिक्वायरमेंट है इसको आप पूरा कर सकते हो कॉल मनी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से। करेक्ट आंसर यहां पे आपके पास जो है ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। Which concept refers to increase in profits of the equity shareholders due to use of long-term debt? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, सेल परचेज ऑफ इक्विटी शेयर्स इन स्टॉक मार्केट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर कैश फ्लो। तो जब भी हम डेट का इस्तेमाल करते हैं, अब डेट पे क्या होता है, आपका इंटरेस्ट फिक्स रहता है। आप 10 लाख कमाएं, आप 20 लाख कमाएं, अगर डेट का इंटरेस्ट आपने देना है, लेट सपोज डेट आपने लिया हुआ है 50 लाख का, जिसका जो इंटरेस्ट है वो 10% का है, तो इंटरेस्ट 5 लाख ही रहेगा यहां पे भी और यहां पे भी। तो अगर आप ऐसे डेट का इस्तेमाल करते हैं
तो उससे कहीं ना कहीं आप इक्विटी शेयर होल्डर्स की रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि डेट को तो फिक्स्ड ही मिलना है, 5 लाख ही मिलना है, चाहे आप कितना भी कमाओ। इक्विटी शेयर होल्डर्स की रिटर्न को आप मैक्सिमाइज यहाँ पे कर सकते हो। तो अगर डेट को 10% देना है, आप कमा ज्यादा रहे हो, सो दिस इज रेफर टू एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आप जो है इस तरीके से अपना इक्विटी वालों का जो रिटर्न है उसे मैक्सिमाइज कर देते हो। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि डेट जो है उसकी पेमेंट आपको हर साल करनी पड़ती है। लेट्स सपोज इन एनी केस आपकी जो अर्निंग है वो 2 लाख की ही हुई, फिर भी 5 लाख का आपको डेट का इंटरेस्ट तो चुकाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे डेट को डबल एज्ड स्वॉर्ड भी बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन? इनमें से अकाउंटिंग इक्वेशन सही से कौन सी टर्म जो है वो आपको डिस्क्राइब कर रही है जी? तो अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे जो सही तरीके से डिस्क्राइब हो रही है वो ऑप्शन नंबर 2 के अंदर हो रही है। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, दिस इज द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। मेकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ विच अकाउंटिंग कन्वेंशन? तो आपके जो डाउटफुल डेट्स है उनको लेकर आप प्रोविजन बना लेते हैं, बिकॉज ऑफ विच अकाउंटिंग कन्वेंशन? मटीरियलिटी, फुल डिस्क्लोजर, बिजनेस एंटिटी या फिर प्रूडेंस? देखो, जो प्रूडेंस है वो बेसिकली आपको बताता है कि जो भी रेवेन्यू होने वाला है फ्यूचर में उसको लेकर तो अभी कुछ नहीं रिकॉर्डिंग कर सकते, बट फ्यूचर में अगर आपको लग रहा है कोई नुकसान हो जाएगा तो उसके लिए प्रोविजन आज ही बना लेना है। तो डाउटफुल डेट्स के लिए भी प्रोविजन इसी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए बनाया जाता है। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। According to which accounting concept income tax paid by the proprietor is debited to drawings account? देखो जी, जो प्रोप्राइटर ने इनकम टैक्स की पेमेंट करी, हम यहाँ पे उसे बिजनेस का खर्चा नहीं मानते, उसे प्रोप्राइटर का पर्सनल खर्चा मानते हैं। पर्सनल खर्चा क्यों मानते हैं? क्योंकि हम कहते हैं कि बिजनेस और उसको चलाने वाला प्रोप्राइटर दोनों अलग अलग हैं। और ये कंसेप्ट आपका कौन सा है बताइए? गोइंग कंसर्न, प्रूडेंस एक्रूवल या बिजनेस एंटिटी? एंड दिस इज क्लियरली अ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 का यहाँ पे रहेगा। इन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स। तो डबल एंट्री सिस्टम का क्या मतलब है? कि जो भी आप बिजनेस में ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसका डबल साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। आपके कम से कम 2 अकाउंट्स तो अफेक्ट होंगे ही होंगे, हो सकता है 2 से ज्यादा भी हो जाएं। तो अगर आप ऑप्शंस देखेंगे, एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, मोर देन 2 अकाउंट्स, 2 साइड्स ऑफ द सेम अकाउंट। तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है कि हर एक ट्रांजेक्शन में कम से कम 2 अकाउंट्स तो आपके यहाँ पे अफेक्ट हो गए ही होंगे। अगर आपने सैलरी पे करी तो सैलरी अफेक्ट होगा और आपका बैंक बैलेंस अफेक्ट होगा। इसके अलावा लेट्स सपोज आपने रेंट पे किया और इसके साथ साथ बिजली का बिल पे किया, तो रेंट भी इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस भी इफेक्ट हो गया, और साथ में आपका कैश या फिर बैंक बैलेंस भी इफेक्ट हो गया। तो कम से कम 2 है, कई बार 2 से ज्यादा भी इफेक्ट हो सकते हैं। Machinery of the book value of rupees 15,000 was sold for rupees 15,000 and new machine was purchased for rupees 10,000 and cartage of rupees 250 was paid for machine. Compute the amount of capital expenditure. तो आपने पुरानी बेच दी, नई खरीदी है 10,000 की, और उसके ऊपर 250 का जो है आपने कार्टेज भी पे किया हुआ है जी। तो जो नई मशीनरी खरीदी वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और उसके इंस्टॉलेशन को, कार्टेज को लेकर जो खर्चा है वो भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। सो 10,250 इज गोइंग टू बी द कैपिटल एक्सपेंडिचर। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग? इनमें से अकाउंटिंग का फंक्शन कौन सा नहीं है, अकाउंटिंग इनमें से कौन सा काम नहीं करता? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कीपिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस? देखो जी, अकाउंटिंग आप करते हैं तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स आपकी मीट होती है, आपके एसेट्स का पूरा रिकॉर्ड आपके पास रहता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नॉट अकाउंटिंग, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का रहेगा। व्हाट इज टू बी प्रिपेयर्ड आफ्टर लेजर पोस्टिंग? देखो, कोई भी आपकी ट्रांजेक्शन होती है सबसे पहले आप उसे रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर, जर्नल से जाती है आपकी लेजर के अंदर, लेजर से जाती है आपकी ट्रायल बैलेंस के अंदर, और फिर ट्रायल बैलेंस से फाइनली आपके जो फाइनल अकाउंट्स है वो यहां पे बना दिए जाते हैं। तो लेजर के बाद आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। स्टॉक टर्नओवर रेशो इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, एक्टिविटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो या फिर लिक्विडिटी रेशो?
जो स्टॉक टर्नओवर रेशो है बेसिकली आपको बताती है कि कितनी एफिशिएंटली आप अपने स्टॉक को सेल्स में कन्वर्ट कर रहे हो। और ये जो बेसिकली रेशो है इट इज अ काइंड ऑफ एक्टिविटी रेशो। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। और एक्टिविटी रेशोज की बात करें तो आपका डेटर टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, ये सारे आपके टर्नओवर या एक्टिविटी रेशोज की कैटेगरी में आते हैं। द रिटर्न ऑफ गुड्स बाय अ कस्टमर शुड बी डेबिटेड टू। तो एक कस्टमर ने माल वापस कर दिया, आपने किसी कस्टमर को सामान बेचा था, जो सामान उस कस्टमर ने आपको वापस कर दिया, तो बेसिकली क्या हो गया, ये आपके लिए सेल्स रिटर्न हो गया, या फिर मैं इसे बोलूं रिटर्न इनवर्ड हो गया। जब आपने कस्टमर को सामान बेचा होगा तो कस्टमर अकाउंट को डेबिट किया होगा और सेल्स को क्रेडिट किया होगा। अब सामान वापस आया है तो कस्टमर को तो आप क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड को। तो डेबिट किसको करेंगे, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 का आंसर यहां पे रहेगा। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर द एंट्रीज फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स टू लेजर इज नोन एज। देखो हमारी जो जर्नल बनाई जाती है उससे आप लेजर में जो अपनी एंट्रीज को ट्रांसफर करते हो इसे बोला जाता है लेजर पोस्टिंग, इसे लेजर पोस्टिंग बोला जाता है। और इसीलिए करेक्ट आंसर की अगर हम यहां पे बात करेंगे दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। The financial position of a trading business is ascertained by preparing ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बैलेंस शीट से आपको किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, इसे ही बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट भी बोला जाता है। करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज और पर्सनल यूज विल बी क्रेडिटेड टू। तो अभी प्रोप्राइटर ने बिजनेस से गुड्स को विड्रॉ कर लिया, तो क्या एंट्री आप इसकी करोगे, ये आपको बताना है जी। तो गुड्स को विड्रॉ कर लिया तो ड्रॉइंग्स को तो डेबिट करोगे, अब क्रेडिट किसको करोगे, क्रेडिट आप गुड्स को करोगे। अब गुड्स का तो कोई अकाउंट होता नहीं है, आप परचेजेस अकाउंट जो है उसको यहां पे क्रेडिट कर दोगे। तो करेक्ट आंसर आपके पास यहां पे ऑप्शन नंबर 2 का रहेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 31 मार्च 2021 को लैंड का बैलेंस है 20 लाख, 31 मार्च 2022 को रह गया 16 लाख, कम हो गया। लैंड वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 3,20,000। तो ऐसे केस में बेटर रहते एक लैंड का ना अकाउंट बना लो। इसमें आपका ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है जी कितना, 20 लाख का, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 16 लाख का। अब लैंड को बेचा हमने प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पे जा रहा होगा 3,20,000। बैलेंसिंग फिगर जो यहां पे निकल कर आएगा ये डिनोट करेगा लैंड को बेच के कितने पैसे मिले। लैंड को बेच के आपको मिले हैं 7,20,000 रुपए, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे जो आपका बनेगा इट इज गोइंग टू बी एन इनफ्लो ऑफ 7,20,000। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा सेशन। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, YouTube चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और हमारे सभी कोर्सेज की डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं एवीस्टडी क्लासेस के ऐप पे। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, नीचे नंबर आपको देखने को मिल रहा है, आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के लिए सेशन में इतना ही जी, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।